हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एडुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 7 की भूगोल पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग अध्याय 5 जलमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। नए एनसीईआरटी में इसका नाम जल है। ठीक है, तो हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को कवर करते हुए डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल से सबके साथ शेयर कर दें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में काम करता है, तो लाइक करते जाए दोस्तों। ठीक है, आगे स्टार्ट करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है जलमंडल क्या होता है। तो जितनी भी जल राशियाँ हैं, जैसे महासागर हो गया, आपका सागर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे भी जल विद्यमान है, वो आपका क्या हो गया, जलमंडल। उसके समूह को हम लोग जलमंडल जल कहते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते जाइए, धीरे धीरे देखते जाएंगे दोस्तों। ठीक, जलमंडल धरातल पर स्थित जो भी समस्त जो भी जलराशियां हैं, जितनी प्रकार की जलराशियां हैं, जैसे आपके जो मैंने बताया, तालाब, महासागर, हिमनद, ठीक है, जितने भी प्रकार के हैं, नदी वदी सब, उसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या वर्षा होती है तो आपके आसपास की जो भी मैदान होंगे, फील्ड होंगे, वहाँ पे जो भी गड्ढे होंगे, उसमें हम लोग देखते हैं कि वर्षा कुछ जब तक थोड़ी देर के लिए जमी रहती है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाती है। तो हम लोग सोचा है कभी आपने कि ये अचानक ऐसे क्या होता है। तो ये इसका मुख्य रीजन है, जो सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होता है, उसके कारण क्या होता है, धरातल हो गया और भी जल राशियाँ हैं, उसके जल जो है वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर जाते होते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण होना प्रारंभ होता है, तो धीरे धीरे ये क्या होते हैं, वाष्पीकरण होकर वह वायु में फैल जाते हैं और आसमान में चले जाते हैं। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ है कि वायु क्या क्या होता है, जब हीट होता है, कोई भी जब तापमान अधिक होता है, तो वायु गर्म होने के बाद क्या होता है, फैलती है। ठीक है, और या फिर ऊपर उठती है। ये मैंने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है। अगर आपने देखा वीडियो नहीं देखी हुई है तो वायुमंडल की, तो वायुमंडल की सीरीज में ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वायु में क्या होती है, वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म होने के बाद और संघनन क्या होती है, जल को वाष्पीकृत करके, ठीक है, ऊपर उठती है। और उसके बाद जब जो वाष्प जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो धीरे धीरे संघनन होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और उसी संघनन में वो क्या जल की बूंदें बनती है और फिर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं बादल बनता है। उसके बाद फिर वो क्या होता है, वर्षा के रूप में हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं जो भी धरातल है, ठीक है, धरातल हो गया आपका, जल हो गया, सागर और महासागर हो गया, वहाँ से क्या होता है, जो हीट अधिक होने के बाद क्या होता है, वाष्पीकृत होना प्रारंभ होता है। और वाष्प के साथ जल वायु के साथ क्या होते हैं, आपके जलवाष्प जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद, ठंडे होने के बाद संघनन होना प्रारंभ होता है। और उसके बाद जितने भी जहाँ से भी जो जल वाष्पीकृत होके ऊपर ऊपर उठे हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे एक समूह बन जाता है, उनका बादलों का समूह बनता है। और उसके बाद फिर समूह देखते हैं वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्रम हमेशा चलता रहता है। ठीक, ये क्रम क्या है आपका, वाष्पीकरण और वर्षण। ठीक है, महासागर से वायुमंडल, वायुमंडल से फिर स्थलमंडल, स्थलमंडल से जलमंडल। ठीक है, आपका जलमंडल, ठीक है, जलमंडल से वायुमंडल, वायुमंडल से स्थलमंडल, फिर बाकी फिर आपका जलमंडल में आता है। ये क्रम हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो जल है वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये जो हजारों वर्ष पहले जो जल विद्यमान था धरातल पे, आज भी वही जल है। पर क्या इसका क्या होता है, यह वाष्पीकृत होता है, फिर बादल के रूप में संघनन होता है, फिर धरातल पे हम लोग देखते हैं वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। तो ये हजारों वर्ष जो पूर्व जल विद्यमान था धरातल पे, आज भी वही रूप विद्यमान है। ठीक है, कारण क्या है, बस जल का चक्रण होता है। ठीक है, जल का पुनर्चक्रण होना। ठीक, आगे देखते हैं, जो हमारा धरातल है दोस्तों, वो थलसाला के रूप में काम करता है। अब ये थलसाला क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं एक कांच का बर्तन लेते हैं। ठीक है, कांच का बर्तन लेते हैं, उसमें नीचे लेयर पे हम लोग मिट्टी हल्के से भर दें। ठीक, नीचे लेयर पे हम लोग क्या करें, मिट्टी भर दें और उसके ऊपर एक ह्यूमस की परत डाल दें। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जल जल भर करके उसमें एक बड़ा पौधा और आसपास उसके छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, वहाँ पे जो भी जल विद्यमान होता है, मिट्टी में जो नमी विद्यमान होती है, वो क्या होती है, गर्म होने के बाद ये ढक्कन के पास, आपके आसपास ढक्कन के आसपास क्या होता है, संघनन होना प्रारंभ होता है। उसके बाद ठंडा होता है, तो फिर यही बूंद बूंद के रूप में
गिरता है। ठीक है, तो इसी की जो चीज़ है, ये चीज़ जो है उसको हम लोग थलसाला के रूप में बोलते हैं। ठीक है, थलसाला बोलते हैं। तो यही इसी के रूप में पृथ्वी में हमारा कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से धरातल से जो भी नमी है वो वाष्पन के रूप में वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से फिर वापस पुनः धरती पे वर्षण के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक, इसके इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि धरातल हमारा क्या है, एक थलसाला के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी पे जो जल विद्यमान है दोस्तों, जो जल का वितरण है वो किस प्रकार है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो जो पीने योग्य पानी है और धरातल पे जलाशय के रूप में कहाँ कहाँ पे हम जल विद्यमान है, तो सागर में है, नदी में है, तालाब में है, महासागर में है, हिमनद में है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें जो है हर धरातल का कितना लगभग कितना पानी है, तो धरातल का स्थल जो है 1/3 है, बाकी सब क्या है, मतलब 30% के आसपास स्थल रूप है और बाकी सब क्या है 70% पानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं लगभग। तो ये चीज़ें क्या है, तो क्या ये सारा 70% पानी है, फिर भी हम लोग देखते हैं सूखा पड़ जाता है, कभी हम देखते हैं पानी की कमी होती है। तो ये चीज़ें क्यों हैं, तो इतना पानी है तो फिर उसका यूज क्यों नहीं किया जाता है, तो क्योंकि महासागर का पानी पीने योग्य नहीं है, लवणीय पानी है। तो हम लोग देखते हैं जो पृथ्वी पर जितना भी जल विद्यमान है, अवेलेबल है, कितना परसेंट पानी विद्यमान है, लगभग 70% के आसपास विद्यमान है। ठीक है, तो हम लोग जो भी देखते हैं जितना भी जल विद्यमान है तो उसका मात्र 2.7% जल पीने योग्य है, मतलब हम लोग पी सकते हैं बस। कितना पानी जल विद्यमान है, वो 2.7%। बाकी जो 97% है, 97.3%, ठीक है, पीने जितना भी पानी का 97.3% है वो लवणीय पानी है। लवणीय मतलब नमक क्षारीय है, जिसमें सोडियम क्लोराइड मिला मिक्सअप है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो पीने योग्य नहीं है। ठीक, अब पीने योग्य नहीं है, कितना परसेंट पानी पीने योग्य नहीं है, तो 97.3% पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अब जो ये लवणीय पानी है, तो ये लवण क्या होता है दोस्तों, दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ना कि ये लवण क्या होता है। तो प्रति 1000 ग्राम, समुद्र में उतना पानी है तो प्रति 1000 ग्राम में कितना लवण विद्यमान है, मतलब नमक, ये नमक बोल सकते हैं या फिर क्षारीय जो भी है, तो कितना क्षारीय ये नमक है, लवण है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण समुद्र का जो जल है उसका औसत लवणता कितना है, तो ये 35 ग्राम प्रति 1000 है। ठीक है ना, कितना है, 35 ग्राम प्रति 1000। ये हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, 35 ग्राम प्रति 1000। ठीक, ये एग्जाम में हमेशा प्रश्न आता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लवणता क्या है, तो प्रति 1000 ग्राम में जल की जो लवण विद्यमान उसको हम लोग लवणता बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो महासागर में जल कितना है और नदी में जल कितना है, भूमिगत जल के रूप में कितना है, हिमालय के रूप में जल कितना है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो जल का वितरण जो देखते हैं, तो महासागर में मैंने बताया क्या, जो लवणीय जल है वो कितना है, सागर और महासागर मिला करके तो 97.3%। ठीक, और उसके बाद जो हिमानी मतलब हिमनद, पिछले कक्षा में हम लोग ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा है, तो हिम टोपियों के रूप में भी जल विद्यमान है, जो बर्फ के रूप में बने हुए हैं। जैसे अब क्या आप अंटार्कटिका में हो गया, आर्कटिक में हो गया। ठीक है, आर्कटिक रेत के ऊपर में देखते हैं, जैसे आपके हिमालय के क्षेत्र में हो गया, और फिर ग्रीनलैंड से, मतलब जो भी ग्लेशियर्स है वहाँ पे जो जल विद्यमान है। ठीक है, तो वो कितना है, तो 2.0% के आसपास जल हिमानियों में, हिम टोपियों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, अब भूमिगत जल के रूप में तो ये 0.68% के आसपास भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है, और झील में जो है तो वो 0.009%। ठीक है, झील में कितना है, 0.009%, और वायुमंडल में तो ये 0.0019% आपके वायुमंडल में विद्यमान है जल। ठीक है, और नदी में बात करें तो 0.001%। तो ये सीक्वेंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा जल कहाँ पे विद्यमान है। महासागर में तो मालूम है कि 97 पॉइंट सबसे ज़्यादा जल विद्यमान है, पर ये नहीं, ये ऑप्शन में नहीं रहे, और ये सब रहे, जैसे भूमिगत जल झील हो गया, वायुमंडल हो गया, नदी हो गया, हिमानी हो गया, इस तरह से ऑप्शन में मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि कितना परसेंट जल कहाँ पे विद्यमान है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि महासागर में 97.3% जल है, हिमानी में 2.0% जल है, भूमिगत रूप में जो है 0.68% जल है, आपके झील में 0.009% है, फिर वायुमंडल में 0.0019% है, नदी में 0.001% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे सीरीज को। ठीक, अब बात करें दोस्तों, तो महासागर जो है
महासागर के जल जो है वो स्थिर नहीं है, वो गति करते हैं। आप फील कर सकते हैं, आप समुद्र तट पे या फिर आप बड़े झील के आसपास में कहीं पे बैठे होंगे, तो शाम के टाइम पे क्या होता है, समुद्र की साइड से वो एक हवा चलती है, तो जिसके कारण समुद्र की जो निकलती क्या बोलते हैं या फिर झील की जो पानी है वो आपकी ओर गति करते हुए दिखेगी। ठीक है, जब तेज गति से हवाई चलेगी तो आपकी ओर गति करते हुए दिखेगी, पानी की उधर से आ रही है लहरों के रूप में। तो समुद्र में भी बहुत बड़े बड़े लहर उठते हैं, आप लोग देखते हैं समुद्र के किनारे, आप तटवर्ती में बीच में आप बैठे होंगे तो आप देखेंगे कि उधर से क्या होता है, झील की पानी जो है, जो समुद्र का पानी है वो लहरों के रूप में उठ के आपके साइड की ओर गति करता है, फिर जाके तट पे टकराता है, फिर वापस रिटर्न जाता है, फिर ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बहुत सारे जल की तीन रूप में ये पानी जो है, समुद्र के जो जल है वो तीन रूप में गति करता है। तो ये तीन रूप में गति करता है। उससे पहले मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ दोस्तों कि महासागर कितने कितने महासागर हैं। तो ये 5 महासागर हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों ये 5 महासागर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो महासागर के जल जो है हमेशा गतिशील रहता है। हम लोग देखें ये गति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी गति है, तो ये तरंग है, पहला कौन है, तरंग, दूसरा ज्वार भाटा, ठीक है, और तीसरा है आपका महासागरीय जलधारा। इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। आगे देखें दोस्तों, तो महासागर की गतियों में पहला गति जो है वो तरंग है, तरंग, ठीक है, जिसे हम लोग लहरों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लहर भी बोलते हैं कभी कभी। देखते हैं समुद्र में जब किनारे बैठे होंगे आप, तो क्या होता है जब पवन समुद्र की ओर से आती है तो उसके साथ साथ जलधाराएं जो है, समुद्र की पानी जो है वो भी ऊंचे तरंगों के रूप में उठती है और आपके तट की ओर, आपकी ओर धीरे धीरे बढ़ती है और अब फिर तट में वो गिरती है और वापस धीरे धीरे जब वेग कम हो जाता है फिर वापस समुद्र में चला जाती है। फिर ये क्रम धीरे धीरे आपका चलता रहता है। ठीक है, हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो समुद्र सतह पर लगातार जल का उठना और गिरता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं या फिर लहर भी बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो जो पवन जो है, पवन की जब गति तेज होती है, ठीक है, पवन की गति जब तेज होती है तो उसके घर्षण के कारण वो समुद्र की जो जल है उसको उठाते हुए जाती है। ठीक है, उठाते हुए बहाते हुए समुद्र तट की ओर लेके जाती है। और उसके बाद फिर जब समुद्र का जल का वेग कम हो जाता है तो फिर वापस तट पे टकरा के वापस समुद्र की ओर फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्रम चलता रहता है, इसको हम लोग तरंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है समुद्र में, फिर भूकंप के बारे में पिछले कक्षा में मैंने पढ़ा है कि भूकंप कैसे होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है। तो ये क्या है आपके एक क्या बोलते हैं अंतर्जनित बल है जो, ठीक है, जो क्या करता है स्थल रूप का निर्माण में सहयोग करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है भूकंप, कभी कभी समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है या फिर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होता है या फिर समुद्र के तटीय भाग में क्या होता है भूस्खलन हो जाता है, तो उसके कारण से जो समुद्री तरंगे हैं वो क्या होता है कई मीटर ऊंची उठ जाते हैं। जैसे 15 मीटर से अधिक अगर ऊंची उठे तो उसको हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर यही जो लहरें तरंगे हैं वो 15 मीटर से अधिक ऊंचा उठे और समुद्र की ओर जाके तट में टकराए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंचाती है। ठीक है, सुनामी जब अधिक वेग से और अधिक ऊंचाई के सुनामी तरंग उठते हैं तो तटीय भाग, समुद्र के तटीय भाग, ठीक है, जो महासागर के तटीय क्षेत्र है, बीचेस है, तो उन सब में क्या होता है क्या बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, जब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो सुनामी है इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें सुनामी का, तो ये TSUNAMI, ठीक है, ये एक जैपनीज शब्द है। ठीक है, जैपनीज शब्द है जिसका अर्थ हम लोग बोल सकें तो जिसमें TSU है आपका पोताश्रय या फिर बंदरगाह के रूप में लिया जाता है और नामी हो गया आपके तरंग। ठीक, तो दोनों का अर्थ अगर बात करें तो बंदरगाह की ओर आने वाली तरंग या फिर पोताश्रय की ओर आने वाली लहरें को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ठीक है, पर ये क्या होता है 15 मीटर से ऊंची होती है। सामान्य लहरें आपके 15 मीटर से नीचे फिर 5 से 10 मीटर के आसपास ऊंची होती है। ठीक है, तो इसे जो है इसका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि बंदरगाह को क्या कहते हैं, सुनामी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान नष्ट होता है, बंदरगाह बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, इसके कारण इसको क्या होता है सुनामी नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखें तो ये जो इसका एक भूकंप के कारण हम लोग एक केस स्टडी पढ़ेंगे। भूकंप एक आया था सुमात्रा के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, सुमात्रा के पश्चिमी क्षेत्र में कब आया था, तो ये 26 दिसंबर 2004 को आया था। ठीक है, एक भूकंप आया था कहाँ पे, सुमात्रा के पश्चिम क्षेत्र में। कितना इसका रिएक्टर स्केल पे कितना नापा गया, तो ये भूकंप की तीव्रता जो है वो 9.0 थी। कितना
कितना तीव्रता थी 9.0, जिसके कारण ये सुमात्रा के आपके द्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं विनाशक सुनामी उत्पन्न हुई, सुनामी लहरें उत्पन्न हुई। ठीक है, यह कितने मीटर ऊंची थी? तो ये लगभग 150 मीटर के आसपास ऊंची थी। कितनी? 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर ऊंची तरंगे इसमें उठी हुई थी। तो इसका वेग की बात करें तो लगभग 700 से 800 किलोमीटर प्रति वेग की स्पीड से ये समुद्र तट की ओर आ रहा था। इससे बहुत सारे द्वीप जो है वो उस टाइम पे बहुत सारे द्वीप डूब भी गए। बहुत सारे लोग अभी लापता थे, उस टाइम से लापता थे। माना गया, एक अनुमान लगाया गया, तो इसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। एक अनुमान बोल सकते हैं, जितने लाश मिले होंगे उतने ही होगा। अब बाकी बात जो लोग भाग गए होंगे उसका तो रिकॉर्ड तो होगा नहीं उनके पास। ठीक है, लगभग एक बोल सकते हैं हम लोग कि 10,000 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, एक सरकारी आंकड़ा के हिसाब से। हिंद महासागर की इसमें बहुत सारे द्वीप जो है वो डूब गए। इसमें बहुत सारे द्वीप, इससे हम लोग देखते हैं भारत के जो तटीय क्षेत्र है, भारत के कौन सा आपका बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र जो है, जो आपके क्या बोलते हैं तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इस क्षेत्र में भी बहुत सारे नुकसान भारत के तटीय क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा। अंडमान निकोबार के द्वीप जो है, इंदिरा पॉइंट जो हम लोग भारत के दक्षिणतम पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है पॉइंट, ये 2004 की सुनामी में डूब गया पूरी तरह। ठीक है, देखते हैं भारत में जो इसके बाद इसकी क्या बोलते हैं इसकी आवश्यकता के रूप में देखते हैं। जब सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया बाद में 2007 में सुनामी पूर्व सूचना तंत्र एक गठन किया गया, सुनामी पूर्व सूचना तंत्र। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि जब इस क्या बोलते हैं इस सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तब इसकी आवश्यकता उसको भारत सरकार को होगी कि एक ऐसा तंत्र भी होना चाहिए जो हमें सुनामी आने के पहले कुछ संकेत प्राप्त करे, जिससे हम लोग आगाह हो जाए और इससे कुछ बचाव के कार्य किया जाए। ठीक है, और इसके साथ इसके लिए बहुत फिर हम लोग देखते हैं NDRF का गठन भी किया गया था। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, इसके बाद इसके साथ साथ शुरू होती है भारत में। ठीक, दूसरा आप लोग देखते हैं, दूसरा जो क्या बोलते हैं दूसरा गति जो है वो है आपका ज्वार भाटा। ठीक है, ज्वार भाटा इसमें दो शब्द से मिलकर बना है। ठीक, महासागरीय जल का जो स्तर है उसका ऊंचा उठना। ठीक है, हम लोग ऊंचा उठना या फिर नीचे नीचे पीछे की ओर जाना, इसको हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा। ठीक, देखते हैं क्या होता है ज्वार जो है ज्वार जो है सागरी जल का ऊपर उठना या फिर तट की ओर ऊपर आना। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ज्वार बोलते हैं। और भाटा हो गया क्या, सागरी जल का तट से दूर जाना या फिर नीचे गिरना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाटा बोलते हैं। अगर आप भारत के क्या बोल सकते हैं गंगा सागर क्षेत्र, ठीक है, गंगा सागर जो पश्चिम बंगाल के द्वीपीय क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो इसका जो ज्वार का आना और ज्वार का जाना हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कभी गंगा सागर घूमने का मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। ठीक है, गंगा सागर में आपको ये ज्वार भाटा हम लोग आराम से देख सकते हैं। तटीय तटवर्ती समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में ये अक्सर चलता रहता है क्रम। क्या होता है दोस्तों, जो समुद्र जो ज्वार है आता है, जब ज्वार आता है तो हम लोग देखते हैं जो जो क्षेत्र अगर समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र जो ज्वार आ रहा है, तो क्या क्या होता है, ये अगर ऊंचा है तो ये कभी कभी क्या होता है जलस्तर यहाँ पे है तो ये कभी कभी बढ़ जाता है और ये डूब जाता है। हम लोग कभी कभी देख सकते हैं। ठीक, वहाँ पे उस क्षेत्र में। और वही जब भाटा आता है भाटा होता है तो ये क्षेत्र जो है जो समुद्र से जल से कब डूबा हुआ है वो कभी कभी उजागर होता है। ठीक है, ऐसा दिन में कितना बार होता है, दिन में 2 बार होता है। ठीक है, इसको इसको हम लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये दिन में 2 बार होता है। ये क्यों होता है, तो सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके उसके कारण ये ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अब ज्वार भाटों को 2 रूप में बांटा गया है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि बृहद ज्वार, ठीक है, और एक आपका लघु ज्वार। अब ये बृहद ज्वार क्या होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है एक सीध में हो, एक लकीर में हो, तो ये बृहद ज्वार आता है। ठीक है, क्यों होता है, तो ये पृथ्वी हो गया आपका। अब यहाँ पे चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो दोनों का फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है समुद्र के जो समुद्र जल है वो क्या होता है इसकी ओर खींचता चला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो दोनों साइड ज्वार आते हैं। ठीक है,
तो ये समुद्र की ओर लहरें उठती है, तरंगे खींच जाती है समुद्र जल जो है, उसके कारण ये ज्वार उत्पन्न होता है। ये किस समय हो सकता है? तो ये स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा और अमावस्या के टाइम पे। कहाँ पे बनती है? पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है। ये दो टाइम पे हम लोग देखते हैं बृहद ज्वार आपके आते हैं, ठीक है। एक हो गया बीच में अर्थ हो गया आपका, इधर फिर मन, इधर फिर सन। तो इसका दोनों साइड से इसमें फिर आपका क्या बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो दोनों ओर से आपके जो ज्वार है वो उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ पे भाटा होगा, ठीक है। अब लघु ज्वार क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण में हो, कब हो? 90 एंगल, मतलब समकोण में हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं लघु ज्वार उत्पन्न होता है। यह कब बनती है? तो जब हम लोग सप्तमी अष्टमी, हिंदू कैलेंडर में जो हम लोग सप्तमी और अष्टमी हम लोग देखते हैं, तो इस टाइम पे हम लोग ये स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। अमावस्या के बाद सातवां दिन, और पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या, पूर्णिमा के बाद फिर सातवां दिन जो होता है, सातवां आठवां दिन, उस टाइम पे ये लघु ज्वार आपके उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सूर्य के जो फोर्स लग रहा है, इस साइड पे लग रहा है, और तो मून का फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है, तो इसके कारण से आपके इस साइड में आप लोग लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे देखें तो इसके महत्व के बारे में, तो ये ज्वार भाटा किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, किस प्रकार से हानिकारक देखते हैं, ठीक है। तो जो उच्च ज्वार है, ठीक है, जो जब उच्च ज्वार होता है तो ये नौ संचालन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। नौ संचालन में कैसे उपयोगी होता है? तो जो अंदरूनी क्षेत्र में जो बंदरगाह है, उस पर क्या होता है, वहां तक जल आपके पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोलकाता जो बंदरगाह, भारत में जो कोलकाता का बंदरगाह है, कलकत्ता का बंदरगाह क्या है, कोलकाता का बंदरगाह जो है वो क्या है आपका, ये उच्च ज्वार पे आश्रित है, ठीक है। यहाँ पे जब उच्च ज्वार आते हैं आपके, तो जो बड़े बड़े जहाज है, ठीक है, वो क्या होता है, भारत के तक कोलकाता बंदरगाह तक पहुँचते हैं, ठीक है, ज्वार, उच्च ज्वार की मदद से, ठीक। दूसरा है तलछट का, तलछट जो है नदी के मुहाने, नदी जो है अपने अवसाद को काट के उसके बाद फिर वापस समुद्र की ओर बढ़ती है, तो जब उसका वेग कम हो जाता है तो तलछटों को क्या चालू करती है, वो जमा करना चालू कर देती है, ठीक। तो जो अपने मुहाने पे, समुद्र के किनारे पे मुहाने पे अपने तलछट को जमा कर देते हैं, तो ज्वार जब आता है, ठीक है, और उसके साथ अपने जब भाटा जब प्रारंभ जब होता है, तो अपने साइड तलछट को बहा करके समुद्र में ले जाती है। इस तरह नदी के मुहानों को साफ करने का काम करती है, ठीक। दूसरा है मत्स्य के व्यापार। जब उच्च ज्वार आपके आते हैं तो क्या होता है, समुद्री जो जीव है, समुद्री जो मछली है, वो क्या होता है, समुद्र तट की ओर आपके आते हैं, तो मछुआरों में मत्स्य पालन में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नमक का उत्पादन। आपके जो गुजरात के क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी, हम लोग कच्छ की खाड़ी के आसपास हम लोग देखते हैं, तो जब ज्वार आते हैं तो क्या होता है, समुद्र उस क्षेत्र में क्या होता है, तटीवर्ती में, कच्छ के क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्र में जल भर जाता है, ठीक। उसके बाद उसको मेढ़ के रूप में रोक लिया जाता है उस जल को, ठीक है। और उसके बाद वो जब जब भाटा होता है तो फिर वहाँ पे जब सूखा पड़ता है, सूखता है वो पानी, तो वहाँ पे फिर से नमक के रूप में हम लोग को नमक प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं नमक क्या होता है, मत्स्य उत्पादन में भी, सॉरी, नमक उत्पादन में भी यह बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो ज्वार का उतार और चढ़ाव है, उसके कारण एक बल क्या बोलते हैं, ऊर्जा का उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग ज्वारीय ऊर्जा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये ज्वारीय ऊर्जा जो है, इसकी मदद से हम लोग देखते हैं विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। भारत में आपके कच्छ की खाड़ी में इस तरह से कहते हैं, इस तरह से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में बहुत सारे देशों में इस तकनीक का यूज किया जा रहा है, एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में इसका भविष्य की क्या बोलते हैं, भविष्य के ईंधन के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, अभी हमने देखा महासागर की विभिन्न गतियाँ, इसमें से हमने अभी चर्चा की है तरंग के बारे में और ज्वार भाटा के बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो गति इसकी है वो है क्या, महासागरीय जलधारा, मतलब धारा के रूप में ये प्रवाहित होती है। जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, नदी क्या है, नदी क्या करती है, अब एक ढाल के अनुरूप गति करती है, जिधर ढाल होता है उधर वो बहती चली जाती है, जिसका जल है धारा के समान एक बहता जाता है। इसी तरह जो है महासागर जो है, महासागर का जल वो भी क्या है, अपने एक क्या बोलते हैं, धारा के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। जो लेकिन इसमें देखते हैं दोस्तों, जो नदी की धारा है उसका क्या है, दिशा निश्चित नहीं होती है, जिधर ढाल होता है वो उधर प्रवाहित होना चालू हो जाती है, ठीक है।
और उसका एक लेकिन एक क्या होता है, पथ जरूर होता है, ठीक है, ढाल के इशारे उसका पथ बना होता है, ठीक है, हम लोग जिसमें हम लोग देखते हैं मोड़दार के रूप में होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं महासागर में जो है, महासागर का जल जो है वो भी क्या होता है, जलधारा के रूप में प्रवाहित होता है, ठीक है। इधर मतलब अपने एक निश्चित पथ में इसका नियमित नियमित होता है, ठीक है, नियमित हमेशा मतलब हर टाइम पे ये क्या बोलते हैं, प्रवाहित होता रहता है, रुकता नहीं है, ठीक। ये निश्चित इसका दिशा होता है, ठीक है, निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, नियमित रूप से और निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहते तो हम लोग एक बाल्टी लें, ठीक है, बाल्टी लें, बाल्टी में क्या करें, बाल्टी या फिर टब जो है उसमें पानी भर लें, ठीक है, उसमें कोई जो छपिल जाए मतलब डूबे ना, वैसा कोई पदार्थ उसमें डाल दें, जैसे कागज हो गया पे या फिर कोई कुछ भी, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के बाद देखोगे वो क्या वो घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, आपको पता चलेगा, लेकिन वो शांत रहता है, पर वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण गति करता है, ठीक। इसी तरह पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी ये क्या बोलते हैं, यह धारा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग विसुवती धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है, उत्तरी विसुवती धारा और दक्षिणी विसुवती धारा के नाम से जानते हैं, ठीक। और देखते हैं क्या महासागरीय ये क्या महासागरीय सतह पे ये गमन करता है, ठीक है। इस दो तरह की जलधारा होता है, एक होता है ठंडी जलधारा और दूसरी गर्म जलधारा। जो ठंडी जलधारा होता है दोस्तों, वो कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो वो भूमध्य सागर सॉरी गर्म जो जलधारा है वो कहाँ पे उत्पन्न होती है, तो भूमध्य रेखी क्षेत्र में। अब भूमध्य रेखी क्षेत्र में क्यों होता है, तो क्योंकि सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्राप्त होती है, तो वहाँ का तापमान क्या होगा, गर्म होगा, तो गर्म होगा तो वहाँ पे किस प्रकार की जलधारा उत्पन्न होगी, गर्म जलधारा। अब गर्म जलधारा जो उत्पन्न होगी वो किस ओर गति करेगी, तो ये ध्रुवों की ओर गति करती है, ठीक है। जो उष्ण धारा है वो भूमध्य रेखा में उत्पन्न होती है और गति कहाँ करती है, ध्रुवों की ओर गति करती है, ठीक। ठंडी जलधारा, अब ठंडी जलधारा कहाँ पे उत्पन्न होगी, जहाँ पे तापमान कम है, जैसे आपके ध्रुव क्षेत्रों में, ठीक है। तो उत्पत्ति इसकी ठंडी जलधारा की उत्पत्ति कहाँ पे होगी, वह ध्रुवों की ओर होगी, ठीक। गति किस ओर करेगी, तो ये गर्म क्षेत्र गर्म क्षेत्र मतलब भूमध्य रेखा की ओर ये गति करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सी हम लोग देखते हैं, तो प्रमुख जलधाराओं में हम लोग इसका क्या बोलते हैं, विभाजन कर लेते हैं, पहले महासागरों के रूप में इसका विभाजन कर लेते हैं, देख लेते हैं प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं, कौन कौन सी ठंडी जलधारा और कौन कौन सी गर्म जलधारा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, फिर हिंद महासागर के रूप में भी धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर में देख लेते हैं, तो यह गर्म जलधारा कौन कौन सी है, तो ये आपके होगी उत्तरी विषुवतीय धारा, जो आप देखते हैं, ये होगी आपका पृथ्वी, ठीक है, ये होगी आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या है, आपके उत्तरी महासागर और दक्षिणी सॉरी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, इसका इधर प्रशांत महासागर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये जो विषुवत रेखा है, यहाँ पे एक धारा गमन करती है उत्तरी, जिसको हम लोग उत्तरी विषुवतीय रेखा के नाम उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे गमन करते हुए जाती है, ठीक है। अब भारत सॉरी एशिया के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, एशिया के पूर्वी क्षेत्र में क्या बोलते हैं इसको, क्यूरोसियो जलधारा के नाम से हम लोग जानते हैं, क्यूरोसियो जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहीं पे क्यूरोसियो के आसपास हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं ओयोसियो के नाम जलधारा के नाम से एक जलधारा ठंडी जलधारा आती है, और यहाँ पे क्यूरोसियो जलधारा में यह मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद ठंडी जलधारा के रूप में धीरे धीरे प्रवाहित होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये अलास्का के क्षेत्र में जाती है, वहाँ पे गर्म जलधारा के रूप में अलास्का की जलधारा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वापस यहाँ पे जब उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में जब गमन करती है, तो ठंडी जलधारा के नाम से हम लोग देखते हैं, उसका नाम है क्या है, कैलिफोर्निया के तट के आसपास जो गमन करते हैं उसको हम लोग कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी आपको ठंडी जलधारा होगी। फिर हम लोग देखते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में देखते हैं दोस्तों, उसी तरह आपके एक दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा गमन करती है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के क्षेत्र में गमन करती है, उसको हम लोग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जानते हैं, जो एक गर्म जलधारा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं पश्चिमी प्रशांत प्रवाह के साथ साथ गमन करती है, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ये कहाँ पे जाती है, आपके उत्तरी क्या बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर गमन करती है। वहाँ पे एक पेरू की जलधारा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है,
पेरू जलधारा, क्यूरा जलधारा, फिर आपके इक्वेटोरियल जलधारा आपके उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। इस तरह से आपके ये जलधारा आपके हैं, ठीक है। ये जो आपके प्रशांत महासागर में है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। गर्म जलधारा में कौन कौन से हैं? उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और अलास्का की जलधारा, ठीक। ठंडी जलधारा में ओयोसियो जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराल जलधारा और पेरू की जलधारा, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग देखें दोस्तों, तो अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा में कौन कौन से हैं? तो आपकी गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी के आसपास, ठीक है। ब्राजीलियन जलधारा, ब्राजील के तट के साथ ये प्रवाहित होती है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो हम लोग देखते हैं, ये आपके गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलने के बाद गल्फ स्ट्रीम जब प्रवाह होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं जो यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में जो नॉर्वे है, वहाँ पे ये जलधारा प्रवाहित होती है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे नॉर्वेजियन जलधारा के रूप में ये विकसित हो जाती है, ठीक है। नॉर्वेजियन जलधारा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ठंडी जलधारा में हम लोग देखते हैं लेब्राडोर जलधारा, ठीक है, जो आपके क्या बोलते हैं उत्तरी अमेरिका के उत्तर में विकसित होती है और उसके बाद आके क्या पे आपके जो गल्फ स्ट्रीम है वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ये हो गया लेब्राडोर। और उसके बाद जो नॉर्वेजियन जलधारा जब भूमध्य रेखा की ओर गति करती है तो वहाँ पे किनारी द्वीप है, वहाँ पे ये किनारी जलधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फॉकलैंड जलधारा जो है आपका ये कहाँ पे है? तो ये है आपका जो जो आपके ब्राजीलियन जलधारा जब नीचे ध्रुव की ओर गति करती है तो आपकी जब दक्षिणी अमेरिका के अंतिम पॉइंट के पास फॉकलैंड द्वीप है, वहाँ पे ये फॉकलैंड जलधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पश्चिमी प्रवाह के साथ साथ गति करते हुए जब अफ्रीका के तट की ओर जाता है तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे ये बेंगोला जलधारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में कौन कौन से जलधारा हैं? तो हिंद महासागर में गर्म जलधारा के रूप में हम लोग देखते हैं दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है। उसके बाद आपकी अगुलहास द्वीप के आसपास अगुलहास द्वीप जलधारा, मोजाम्बिक द्वीप के नाम से मोजाम्बिक द्वीप के आसपास में मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है। और उसके बाद फिर ठंडी जलधारा हम लोग देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आसपास से गति करती है, इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग पश्चिमी वायु अपवाह जो है यह भी आपके एक ठंडी जलधारा है। तो इसके नाम हमेशा एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, या फिर और भी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं वहाँ पे अक्सर इससे प्रश्न आते हैं जलधारा से, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग देखते हैं सीटेट की एग्जाम्स हो गए या फिर टीचिंग के एग्जाम्स में, एसएसटी के एग्जाम्स में, ठीक है। जितने स्टेट्स एग्जाम होते हैं या फिर टीचर से भर्ती एग्जाम, सारे एग्जाम्स में ये इस जलधारा से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। आपके पीजीटी में भी आते हैं, टीजीटी में भी आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं महासागरीय जलधारा का प्रभाव क्या होता है, इससे क्या क्या लाभ और हानियाँ क्या क्या है हम लोग देखते हैं। तो यह जो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा जहाँ पे भी जाएंगे तो वो क्या होगा, उस क्षेत्र का तापमान क्या करेगा, वो ठंडा कर देगा, ठीक है। और गर्म जलधारा जिस क्षेत्र में प्रवाहित होगा वहाँ पे तापमान क्या करेगा, गर्म कर देगा, ऑब्वियसली गर्म कर देगा, ठीक है। तो जहाँ पे ये तापमान को क्या करता है, ठंडा और गर्म करने का काम करता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिक्सअप होती है, ठीक है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपका मिक्सअप होती है, उस क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ पे फाइको प्लैंकटन उत्पन्न होता है, ठीक है। वहाँ पे मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जब आपका लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम आपके उत्तरी अमेरिका के कनाडा के आसपास, पूर्वी कनाडा के आसपास में मिलती है तो वहाँ पे ग्रैंड बैंक का निर्माण होता है, वहाँ पे भी मत्स्य का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। आपके जापान के तट के निकट क्यूरोसियो जलधारा और ओयोसियो जलधारा जब मिक्सअप होती है तो वहाँ पे भी आपको देखते हैं क्या बोलते हैं, मत्स्य का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिसके कारण मत्स्य के रूप में ग्रैंड बैंक के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिश उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ इन क्षेत्रों में होता है, मत्स्य का उत्पादन, जहाँ पे आपके ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिक्सअप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे भी ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा बनते हैं, ठीक है, मिलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा घना कोहरा छा जाता है, ठीक है। बहुत घना कोहरा छा जाता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं नौ संचालन में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इस क्षेत्र में।
अब तटीय क्षेत्र में जहाँ पे देखते हैं गर्म जलधारा है जो दोस्तों, तो गर्म जलधारा अपने साथ क्या हो करेगा, गर्म है, ठीक है, तो गर्म अपने जो जलीय क्षेत्र है वहाँ से क्या करेगा, आर्द्रता ग्रहण करेगा और उसके बाद वो गति करेगा तटीय क्षेत्र की ओर। तो तटीय क्षेत्र में जहाँ पे पर्वत क्षेत्र है तो उस वायु में जो है वायु के साथ गति कर रही है, तो वायु पर्वतीय क्षेत्र में जब टकराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे वर्षा होगा। तो तटीय क्षेत्र में ये क्या करेगा, वर्षा कराने का कार्य करती है, ठीक है। आइए दोस्तों एक बार हम लोग मैप के सहारे हम लोग देख लेते हैं इन जलधाराओं के बारे में, उसके बाद फिर दोस्तों ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं क्या जलधारा किस प्रकार गति करती है, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 0 डिग्री अक्षांश। पहले हम लोग देख लेते हैं प्रशांत महासागर आपका इस पार्ट में भी है, प्रशांत महासागर इस पार्ट में भी, ठीक है। तो जो ये 0 डिग्री अक्षांश है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर में, ठीक है, कौन सा उत्तरी उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा आपके उत्पन्न होती है और यहाँ पे गति करती है, ठीक है। और ये गति करती हुए कहाँ पे आएगी, आपके आपके इस पूर्वी भाग में, जो एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र यहाँ पे गति करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी तो इसके बाद यहाँ पे इसका क्या होगा, ये जब स्थल में टकराएगी तो ये दो भाग में डिवाइजन हो जाएगा, ठीक है। एक एक ये आपकी जो उत्तरी विसुवतीय जलधारा है वो आपके यहाँ पे क्यूरोशियो जलधारा के नाम से जाना जाएगा, जो जापान की तट की ये एशिया के पूर्वी तट के साथ गमन करती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके एक जलधारा उत्पन्न होंगे आप, ठीक है, और यहाँ से आपका क्या होगा, ठीक है, यहाँ से आपका एक जो क्यूरल द्वीप समूह है यहाँ पे आपके आके एक यहाँ जो जापान के तटीय क्षेत्र में वहाँ पे कौन ओयोशियो जलधारा जो है वो आके यहाँ पे क्यूरोशियो जलधारा से मिक्सअप होगा, ठीक है। और यहाँ पे जापान के तटीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलने के कारण यहाँ पे मत्स्य क्षेत्र का निर्माण होता है और सबसे ज़्यादा मत्स्य का उत्पादन जापान के आसपास क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे जो जलधारा मिक्सअप होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपके गबन करेंगे और वापस फिर से यहाँ पे आपके उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अलास्का की खाड़ी के आसपास गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होगा, ठीक है। यही जलधारा धीरे धीरे गमन करती है, चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। और हर द्वीप के क्षेत्र में जहाँ पे वो गमन करती है वहाँ पे उसका नाम रखा गया है, ठीक। यहाँ पे अलास्का के क्षेत्र में उसको अलास्का जलधारा के नाम से जानते हैं, जो आपके एक गर्म जलधारा है। फिर ठीक है धीरे धीरे आपके ये नीचे की ओर भूमध्य रेखा की ओर आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो आपके कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की खाड़ी के आसपास इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जानते हैं, जो है आपका एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक चक्र बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर से वापस आएगा यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास, फिर से ये चारों साइड से गमन करेगा। इसी तरह दक्षिण में हम लोग देखते हैं दक्षिणी जलधारा के नाम से दक्षिणी विसुवतीय जलधारा के नाम से जानते हैं, जो आपकी यहाँ पे पूर्व सॉरी पश्चिम के गमन करते करते यहाँ पे जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे आके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से गमन करेगी, जिसको हम लोग पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से जानते हैं, जो एक गर्म जलधारा है। फिर यहाँ पे दक्षिणी प्रभाव के साथ साथ धीरे धीरे गमन करेगी। फिर आपके हम लोग देखते हैं यहाँ पे आके आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी दक्षिणी अमेरिका जो है इसके पूर्वी तट पश्चिमी तट में गमन करेगी, जिसको हम लोग पेरू की जलधारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आपका एक चक्र जो है चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पे जो है पहले उत्तरी विसुवतीय जलधारा के नाम से गमन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे और दक्षिणी जलधारा के नाम से यहाँ पे गमन कर रही है, ठीक है। और यह जो तट है यहाँ पे तट से टकराने के बाद क्या होगा, एक जलधारा ऐसे घूम जाएगा, एक जलधारा आपका ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये जलधारा जो है यहाँ पे आएगा, तो ये जो मेक्सिको की खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जब उत्तरी विसुवतीय जलधारा आएगा तो उसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाएगा। अब जब गल्फ स्ट्रीम यहाँ से उत्तर की ओर प्रवाहित होगा, ठीक, उत्तर की ओर प्रवाहित होगा, यह लेब्राडोर जो है लेब्राडोर के आसपास यहाँ पे क्षेत्र से एक जलधारा आएगी आपकी लेब्राडोर सागर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेब्राडोर जलधारा, जो एक ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, जो न्यू फाउंडलैंड है यहाँ पे आपके ये जलधारा दोनों मिक्सअप होंगे, कौन कौन से, आपके गल्फ स्ट्रीम और ये लेब्राडोर जलधारा, ठीक है। जिसके कारण फिर से यहाँ पे हम लोग देखते हैं मत्स्य के क्षेत्र बनता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मत्स्य ग्रैंड बैंक हो गया, ये जो बैंक है जो सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करता है, उसके कारण नाम उसका पड़ा, ठीक है, ग्रैंड बैंक सब, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं मत्स्य जलधारा के नाम मत्स्य केंद्र बनता है, ठीक। फिर से हम लोग जो जो आपका क्या बोलते हैं, जो गल्फ स्ट्रीम है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानेंगे, जो एक गर्म जलधारा है। और उसके बाद फिर जहाँ पे नॉर्वे के क्षेत्र की ओर आएगा तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्वेजियन जलधारा के नाम से जानेंगे, ठीक है। उत्तरी गल्फ स्ट्रीम सॉरी उत्तरी जो अटलांटिक प्रवाह है जब जो यूरोप के पश्चिम तट के सारे गति करते हुए नीचे आएगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कनारे की जलधारा बोलते हैं, ठीक है।
फिर धीरे धीरे आपके ये एक चक्र बनाएगा किनारे द्वीप के आसपास में, ठीक है। और उसके बाद ये आपके एक चक्र बनाएगा। इस चक्र के कारण हम लोग यहाँ पे देखते हैं सरगोसा सागर के नाम से जाना जाता है इस चक्र को, ठीक है। यहाँ पे सरगोसा सागर का निर्माण होगा, ठीक। इसी तरह हम लोग देखते हैं जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, वहाँ पे क्या है, दक्षिणी विस्वतीय जलधारा ब्राजील के तट के सारे गमन करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप उसको ब्राजील की जलधारा के नाम से जानेंगे, ठीक है। धीरे धीरे गमन करते हुए आप यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो फॉकलैंड है, यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक जलधारा आपके आएगा, ठीक है, जो ठंडी जलधारा है आपका, ठीक है। और उसको वो ब्राजील की जलधारा में मिक्सअप होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह से ये जलधारा गमन करते हुए आपके कहाँ अफ्रीका के पश्चिमी तट की ओर आएगा, ठीक। यहाँ पे इसको बेंगोला की जलधारा के नाम से जानेंगे। फिर आपके एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। इसी तरह हम लोग देखते हैं हिंद महासागर में, हम लोग देखते हैं तो हिंद महासागर में क्या है, आपके दक्षिणी विस्वतीय प्रवाह, ठीक। अब यहाँ पे आप जो अगुलहास है, वहाँ पे एक अगुलहास की जलधारा के नाम से जानेंगे, ठीक है। और मेडागास्कर है या मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक में प्रवाह होगा, तो इसको हम लोग मोजाम्बिक जल प्रवाह मोजाम्बिक जलधारा के नाम से जानेंगे, जो एक गर्म जलधारा, ठीक। इसी तरह फिर हम लोग ये जलधारा जब नीचे की ओर आएगा तो पश्चिमी प्रवाह के साथ साथ ये गमन करेगा, और उसके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट में गमन करेगा, उसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों फिर यहाँ पे आपके एक सर्कल पूरा हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका उत्तर में गमन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो विस्वतीय जलधारा है उसके साथ यहाँ पे स्थलखंड ज़्यादा हो जाता है, स्थलखंड बड़ा है यहाँ पे, स्थलखंड का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे नहीं हो पाता है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट में कैसी थी वीडियो। और अन्य स्टूडेंट्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सबके साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।